इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां राजस्व परिषद मुख्यालय में आज केंद्र सरकार के भूमि संसाधन और ग्रामीण विभाग के सचिव मोहन जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ के राजस्व विभाग में आज केंद्र सरकार के भूमि संसाधन ग्रामीण विभाग के संयुक्त सचिव मोहन जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार पूरे देश में नक्शा प्रोजेक्ट ला रही है। दरअसल अभी देश में शहरों के नक्शे नहीं हैं। ऐसे में भारत सरकार का प्लान है कि अगर शहरों के भी नक्शे होंगे तो वहाँ पर जो ज़मीनों से जुड़े हुए मामले हैं और जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, विवादित हैं, उनके डेवलपमेंट में एक बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे में देश भर में 152 शहरों को चुना गया है, जिनमें से यूपी में भी 10 शहर हैं और इस काम को पूरा करने की जो मियाद है वो सितंबर और अक्टूबर तक है। यदि उत्तर प्रदेश में इन 10 शहरों का सर्वे समय पर हो जाता है तो केंद्र सरकार 192 करोड़ रुपए इसकी लागत के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को 5000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी देगी और जो लैंड शहरों में खाली निकल करके सामने आएंगी उन पर एक बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकेंगे। इस दौरान मोहन जोशी ने उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग जो आईटी से संबंधित हो गया, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्व विभाग से जुड़े मामले हैं उनको ऑनलाइन करना चाहिए। लेखपालों को, तहसीलदारों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि ज़मीनों से जुड़े हुए मामले जल्द से जल्द सॉल्व हो सकें। हमारा पूरा प्रयास है कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए उसकी ज़मीन और उस पर बनी उसकी प्रॉपर्टी या उसका मकान काफ़ी अहमियत रखता है। ऐसे में जब शहरों में नक्शे पास हो जाएंगे तो लोग विवादित ज़मीनों को भी खरीदने से बचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बरेली से है, जहां 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकुर चौधरी। बारादरी थाना क्षेत्र में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये आरोपी ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद इसके माँ बाप ने शिकायत जब थाने में दर्ज कराई तो इस आरोपी का पहले बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन मिली, आरोपी को घेरने की व्यवस्था की गई। तो जैसे ही आरोपी के पास पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को देखकर आरोपी भी पुलिस पर फायर झोंकता है। उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें आरोपी घायल हो जाता है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई पूरी की जा रही है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर हरिद्वार से है, जहां महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हरिद्वार के सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी को जमकर घेरा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास। महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही भाजपा नेत्री पर जिस तरह से अपनी ही बेटी को देह व्यापार में धकेले जाने की जिस तरह से सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने उनकी धरपकड़ की और उनके साथ साथ उनके प्रेमी को भी पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। जिसके बाद बैठे बिठाए कांग्रेस को एक विवाद, एक मुद्दा यहां पर मिल गया है, जिसके चलते आज जिला कांग्रेस के द्वारा हरिद्वार में एक प्रदर्शन किया गया और जिसमें कांग्रेस का साफ कहना था कि पूरी भाजपा का ही चेहरा महिलाओं के प्रति ऐसा ही है। उन्होंने यहाँ पर पूरे मामले को कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के लिए मांग की और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही कांग्रेस राज्यपाल से मिलेगी और वहां अपनी मांग रखेगी कि वो इसकी मांग उच्च स्तरीय करते हुए सीबीआई जांच यहाँ पर करे। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर पीलीभीत से है, जहां माधव टाड़ा रेलवे फाटक पर भयंकर जाम लगने से राहगीर परेशान रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित चौधरी। माधव टांडा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे विभाग के द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जैसे कि आपको बताते चले, जहां पर फाटक खराब हो जाने की वजह से काफ़ी लंबी कतार लग गई है, क्योंकि पूर्णपुर में आए दिन माधव टांडा फाटक पर लंबी कतारें लगी रहती है। वहीं आज की अगर बात करें तो नवीन मंडी स्थल तक ट्रकों की जाम लगी रही। यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल तक लगी रही और दूसरी तरफ तिरंगा चौराहे तक जो है कि जाम लगा रहा, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया। राहगीरों में काफ़ी परेशानी होने लगी। इतनी तेज गर्मी होने के बाद में तपती धूप में खड़े रहे राहगीर, काफ़ी परेशान होने के बाद में
जब देखा गया तो जाम नहीं हट पा रही और फाटक ना खुलने के कारण तो भारतीय सेना आर्मी को उतरना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक ना होने की वजह से, ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से भारतीय सेना बोले तो आर्मी को उतरना पड़ा और उन्होंने मोर्चा संभाला, ट्रैफिक का मोर्चा उन्होंने संभाला, ट्रैफिक को हटवाया, मजबूरन होकर उन्होंने हटवाया। कई एम्बुलेंस से कई गाड़ियां फंसी रहीं, प्रशासनिक गाड़ियां फंसी रहीं, लेकिन रेलवे फाटक तैयार ना होने की वजह से काफ़ी लंबी कतार लग गई। क्योंकि आए दिन ये मामला देखने को मिलता रहता है, ओवरब्रिज ना होने के कारण ये मामला सामने आते रहते हैं। कई मरीज दम निकल जाती है लेकिन समय से इलाज ना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आए दिन जो है फाटक बंद रहता है अधिक वजह से, और लंबी लंबी जाम में लगी रहती है, घंटे 2 घंटे जाम लगी रहती है। एम्बुलेंस भी वहाँ पर अटक जाती है और जो भारतीय सेना की गाड़ी आती है वो भी वहीं पे अटक जाती है। भारतीय सेना के द्वारा ट्रैफिक हटाने का मामला जो सामने दिखा है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल कैमरामैन अनिल के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने नींबू मिर्च और काली मटकी गेट पर टांग दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सोइब रिजवी। प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये अभ्यर्थी लगातार विज्ञप्ति निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर जो विज्ञापन है वो नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इसके अभ्यर्थी जो है बेरोजगार टहल रहे हैं। ऐसे में वो तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी हाथ में रोटियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी नज़र उतार रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जिसकी वजह से वहाँ पर अभ्यर्थियों के हित में कार्य नहीं किया जा रहा और बाकायदा एक मटकी उन्होंने उसके गेट पर टांग दी। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी मांग जल्द से जल्द मांग ली जाए, जबकि आयोग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनको जैसे ही विज्ञापन की अनुमति मिलेगी उसके बाद वो प्रक्रिया को त्वरित करते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वही अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ काफ़ी लंबे समय से अन्याय हो रहा है, 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वैकेंसी नहीं निकाली गई। ऐसे में उनकी उम्र भी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में अब वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं, इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको हालांकि समझाया बुझाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक की विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि इन अभ्यर्थियों का जो अंधकारमय भविष्य है उसके बारे में एक सार्थक कोई पहल नहीं की जाती, वो इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार और विभाग इस पर कब निर्णय लेता है और ये अभ्यर्थियों की जो मांग है कब और कैसे पूरी होती है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर संभल से है, जहां 19 वर्षीय मंजू की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। चित्रमा ऑन क्लिनिक का मामला सामने आया है, जहां पर पिता और भाई ने मंजू की थी हत्या और आरोप दूसरे पर लगा दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मंजू नाम की युवती ने किसी गांव के लड़के से प्यार किया। इसी के बदनामी के डर से उसके पिता और भाई ने साजिश रची और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसे लटका दिया गया। आज इसी मामले में लेकर एक जो प्रेमी था उसके परिवार वाले आए तो उस पर आरोप लगा दिया गया और मुकदमा कराने का प्रयास किया गया है। इसी को लेकर के जब मामला संज्ञान में आया पुलिस ने, तो इसमें कई टीमें गठित की गई और टीम गठित करने के बाद में जानकारी मिली थी, सर्विलांस की टीम से जानकारी मिलने के बाद में ये बताया गया कि जो है उसके पिता और भाई ने हत्या की गई थी। हत्या इसलिए कराई गई थी क्योंकि वो गांव के पवन नाम के लड़के से प्यार करती थी, बदनामी हो रही थी, इसी के डर से, क्योंकि कहीं उसके साथ भाग ना जाए। और जो प्रेमी था उसकी पत्नी से भी कई बार लड़ाई हो चुकी थी मंजू की, तो इसी को लेकर के जो है बदनामी का डर था। इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, रचने के बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का भी प्रयास किया गया। 50,000 की रकम दी गई और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो की कोशिश की गई थी कि इसमें जो है कि गला घोंटकर हत्या पाई गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये फांसी की, जैसे कोई फांसी लगाई गई है या किसी ने कहा तो उसमें जो उसमें हेराफेरी करी गई थी। इसी को लेकर के आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया गया है। 5 लोगों के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसके पिता और भाइयों के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सब का स्वीकार किया गया है कि किस तरीक़ा से मंजू की हत्या की गई थी और उसके प्रेमी के परिवार वालों को फंसाने का प्रयास किया गया था। जब इसमें मामले में फार्मेसी डॉक्टर के लिए भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। खबर सीतापुर से है, जहां युवक का तैरता हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपयोग कर रहे हैं।
कुछ तालाबों में तो कुछ वाटर पार्कों में और कुछ नदियों में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला जनपद सीतापुर के थाना तंबोड़ क्षेत्र से सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व शारदा नदी में नहाने गए युवक डूबकर लापता हो गया था, जिसकी तलाश 2 दिनों से एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि आज सुबह एसडीआरएफ ने 2 किलोमीटर दूर डूबे युवक का शव तैरते हुए बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीतापुर पुलिस ऐसे मामलों पर किस प्रकार से अंकुश लगाती है। हालांकि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीतापुर से इंडिया वाइस के लिए नंदकिशोर नाथ। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि सरकार कानून व्यवस्था, विकास और बेरोजगारी में पूरी तरह से फेल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो 20 साल में सरकार को अपना लेखा जोखा पेश करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इन 20 सालों में कोई भी विकास काम नहीं हुआ है। इससे बीजेपी सरकार के दावों पर प्रश्न लगता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि केंद्र और यूपी सरकार के बीच तालमेल ठीक नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी के गोद लिए गांव की तस्वीर नहीं बदली। इससे कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, विकास ना के बराबर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। कौशाम्बी की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार के 2 डिप्टी सीएम आमने सामने हैं और यह दोनों ही सियासत कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिजन को न्याय मिलना जरूरी है। पंचायत चुनाव को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बेईमानी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है और साथ ही साथ कई बड़े दावे किए हैं, इन दावों में को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि देखना यह है कि 27 के रण के पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक नजर आ रही है, इससे 27 के रण में सपा को कितना फायदा होता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ कांग्रेस के अंदर जुबानी जंग चल रही है, बता रहे हैं संवाददाता अभय केंद्रा। के भीतर मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी में आपस में ही नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार दिल्ली दरबार तक ये मामला पहुंच चुका है। पार्टी हाईकमान की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी नेताओं की बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये कह सकते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच चल रही जुबानी जंग में अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हरीश धामी वो भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बनाने का काम यहाँ पर किया गया है। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में आ रही है कि कैसे अपने पार्टी नेताओं की इन बयानबाजियों से हो रहे नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। ये कह सकते हैं कि लगातार हो रही बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी न तो राज्य में विपक्षी दल की भूमिका सही रूप से कर पा रही है और ना ही अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ाए जा रहे कार्यक्रमों को सही रूप से आगे बढ़ा पा रही है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस को लगातार इन बयानबाजियों से नुकसान हो रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि कांग्रेस कैसे इससे उभर पाती है और कैसे इन बयानों पर विराम लगा पाती है। कैमरामैन हसनाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस। खबर वाराणसी से है, जहां छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। क्या कुछ जानकारी है, बता रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र।
वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं। इस प्रांगण में लगभग 28वें दिन आज जो है धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि मेरिट पर प्रवेश कराए जाने के प्रशासन के नए निर्णय को वापस लिया जाए, साथ ही आवेदन शुल्क में वृद्धि जो हुई है उसको वापस लिया जाए। इसको लेकर 28वां दिन है। इस 28वें दिन धरना के दौरान हाथों में हथकड़ी लिए हुए वाराणसी में इस छात्रों ने धरना दिया है। छात्रों ने कहा लगातार यह 28वां भूख पर 5वां दिन है और 28वें दिन पर यह धरना चल रहा है। हालांकि इस धरने दौरान इनके छात्रों के बीच के एक छात्र की तबीयत भी खराब हो चुकी है। अचेत होने की वजह से तत्काल प्रशासन के द्वारा इनको लाकर भर्ती किया गया है। लगातार छात्रों की यह मांग है कि प्रशासन उनकी मांगों को माने। हालांकि अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हो पाई है और लगातार छात्रों के धरने अभी तक चल रहे हैं और यह 28वां दिन आज छात्रों के बीच का है। जिला प्रशासन भी हम मुस्तैद है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। छात्रों का यह कहना है कि अब तक तानाशाही रवैया जो है प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है, किसी तरह कोई वार्ता नहीं हो पाई है। तमाम अलग अलग तरीक़ों से छात्रों के द्वारा धरना दिए जा रहे हैं, बाल मुड़वाए गए हैं, भूख हड़ताल हुए हैं। आज हाथों में हथकड़ी लिए हुए छात्र बैठे हुए हैं। यह देखना होगा कि कितने लंबे समय तक धरना चलता है और छात्रों की बातों को मांगने में कितने समय प्रशासन लगाती है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। खबर सीतापुर से है, जहां सीएससी का बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की टीम ने निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। सीतापुर के सीएससी सिधौली में आज बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदस्यों की एक टीम सीएससी सिधौली पहुंची थी, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर ढंग से निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यूएस से डॉक्टर हेली के नेतृत्व में फाउंडेशन के सदस्यों की टीम सीएससी सिधौली पहुंची थी, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को जांचा और पैथोलॉजी, साफ सफाई व्यवस्थाएं, अन्य कई वार्डों का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर आनंद सिंह, अधीक्षक सीएससी सिधौली से जननी सुरक्षा योजना पर भी विस्तार पूर्वक जानकारियां प्राप्त की हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये फाउंडेशन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करवाता है। हालांकि ये समय समय पर वित्तीय सदुपयोग को लेकर के निरीक्षण कर जानकारियां भी एकत्र करता है। अब देखने वाली बात होगी कि फाउंडेशन की टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं को कितने नंबर दिए हैं। हालांकि सीएससी अधीक्षक का चेहरा खिला हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं से टीम काफी संतुष्ट दिखी है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश। को लेकर के राहुल गांधी का एक बयान आया था कि वहां पर चुनाव में धांधली हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस बयान को लेकर के यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भारत के संविधान पर विश्वास ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब से आपातकाल शासन से लेकर के और अब तक में जो भी कांग्रेस का शासन रहा है, वह हमेशा जो है जितना गलत काम हुआ है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी संविधान पर भरोसा नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं, दयाशंकर सिंह ने कहा कि वही राहुल गांधी उस संविधान की कॉपी को लेकर के और महाराष्ट्र के चुनाव में उसी संविधान की कॉपी को लेकर के दिखाते रहे और जब चुनाव समाप्त हो गया उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो संविधान का अपमान करना है। आज दुनिया में लोकतंत्र की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है और वहीं पर संविधान को लेकर के अगर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो यह भारत देश के लिए अपमान की बात है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। मेघालय में लापता इंदौर कपल केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम पर ही हत्या का मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी देने संवाददाता सुशील तिवारी। रात के अंधेरे में मिलती है जब सोनम रघुवंशी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पे पीछे मैं आपको दिखा दूं, हम खड़े हैं यहाँ पे सखी वन स्टाफ सेंटर। यहीं पर सोनम रघुवंशी को रखा गया था। जब रात को लगभग 1-2 बजे की रात में वो ढाबे पे मिली थी और जब ढाबे वाले ने 112 को सूचना दी थी और पुलिस वहां पर आई थी, लेकिन जब पुलिस ने ये साझा बयान दिया, पुलिस के आला अधिकारी, तो उन्होंने साफ ये कहा कि अभी उसकी मनोदशा वैसी नहीं है, वो कुछ कह नहीं पा रही है। यहीं पर उसको रखा गया है और जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है तो यहाँ मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस ने कूच कर दिया है और यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। सीधी तस्वीर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहीं पर उसको रखा गया है सखी वन स्टाफ सेंटर गाजीपुर में, जो कि पिछले दिनों लगभग 16 दिनों से वो लापता थी।
गाजीपुर जिले में मिलती है सोनम रघुवंशी। और अभी पुलिस शाम तक जो आने की उम्मीद है, यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। इसके साथ ही सोनम रघुवंशी जो कि पिछले दिनों हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई थी और वहीं पर उसके पति की हत्या हो जाती है और उसके बाद सोनम रघुवंशी को भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस तलाश रही थी, लेकिन जब गाजीपुर जिले में वो मिलती है उसके बाद यहाँ पर गाजीपुर के एसपी ने भी बयान दिया। इसके साथ ही अब मेघालय और जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो साझा यहाँ पर आती कब, इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सीबीआई जांच। खबर कन्नौज से है, जहां पर टप्पेबाजी की घटना का खुलासा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं राम ऋषि पांडे। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, सर्विलांस और गोसाईगंज पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोसाईगंज पुलिस और संयुक्त टीम ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं छिनैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थीं। गिरफ्तार हुई महिला एक हरियाणा और 2 फरक्काबाद जनपद की रहने वाली हैं। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताया है, जिस जगह घटना को अंजाम दिया करते थे उस जगह को पहले रैकी करते थे और देखते थे कि कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा है या कम। जहां भीड़ होती थी उसी जगह पर घटना को अंजाम दिया करती थी। हालांकि इनकी पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि सबसे पहले ई रिक्शा और 3 व्हीलर पर बैठकर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बताया इस पूरी घटना में 7 लोग शामिल हैं। हालांकि 4 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उनको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस की पूछताछ में पता ये लगा है, ये महिलाएं ज़्यादातर अन्य ज़िलों में भी घटना को अंजाम दिया करती थीं। इस पर पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है कि इन्होंने किस जनपद में और भी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनकी जब तलाशी ली तो इनके पास 3 मोबाइल और ज्वेलरी और नकदी बरामद हुई है। जिस गाड़ी से रैकी किया करती थी उस गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। खबर संभल से है, जहां सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनी अवैध मस्जिद, दरगाह और मंदिर के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश। मस्जिद और मंदिर चौड़ीकरण में आने के बाद तोड़े जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के हियातनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर चौड़ीकरण हो रहा था। उसी के लिए 1 महीने पहले वंदना मिश्रा ने नोटिस दिया कि आपकी मस्जिद है वो अवैध तरीक़ा से बनी हुई है, इसे तोड़ लिया जाए, नहीं तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करके तोड़ा जाएगा। वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर भी मंदिर आ रहा है। मंदिर के लिए भी पहले ही नोटिस दे दिया गया था और कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर प्रशासन ने नोटिस दिया गया। आज वहाँ के लोग पहुँचते हैं और अपनी जो मस्जिद के लिए स्वयं तोड़ने लगते हैं। वहाँ पर प्रशासन मौके पर मौजूद है। और बात की जाए, वंदना मिश्रा, तहसीलदार, उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है मुस्लिम समाज के लोग अपने स्वयं मस्जिद को तोड़ने लगते हैं। हिंदू समाज के लोग जो मंदिर आ रहा था चौड़ीकरण में उसे तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी गई थी, क्योंकि आपके लिए जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें जो भी आएगा, संभल जिले के अंदर किसी का मकान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चौड़ीकरण में तोड़ा जाएगा। अब इसमें प्रशासन ने जो नोटिस दिए थे उसके आधार पर मस्जिद की गुम्बद को भी तोड़ दिया गया है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। रायपुर राजधानी से लगे नकटी गांव के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। क्या खबर आई है, बता रहे हैं संवाददाता मनोज शुक्ला। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नैतिकता नजर आई। जी हाँ, दरअसल बृजमोहन अग्रवाल रायपुर जनपद के सांसद हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को फिर से एक बार गरीब जनता के लिए पत्र लिखा। दरअसल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने गरीबों को उजाड़ने को लेकर वहां पर विधायकों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया था, जिसे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खारिज कर दिया। यह एक मानवता की मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक वरिष्ठ
कद्दावर नेता माना जाता है, जिसको देखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने नकटी गांव वासियों से यह वादा किया था कि उनको उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उसी बात को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा कि ठीक है, आप विकास करिए, लेकिन गरीबों का घर उजाड़कर विकास नहीं होता। इसी बात को लेकर अब छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी सांसद खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं गरीबों को लेकर। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। खबर देवरिया से है, जहां रविवार रात 21 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या कुछ जानकारी है, बता रहे हैं बालेंदु मणि त्रिपाठी। क्षेत्र में रविवार रात 21 वर्षीय आदित्य उर्फ सूरज की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह उसका शव खेत में मिला, जिसमें धारदार हथियार से वार किए गए थे। आपको बता दें कि देवरिया जिले के कुकुंदू थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह उसका शव गांव के करीब 150 मीटर दूर खेत में मिला। युवक को किसी धारदार हथियार से बुरी तरह से गोद कर हत्या कर दी गई। सूचना पर एसपी विक्रांत वीर समेत कई पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर छानबीन की। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बजरी खुर्द गांव का रहने वाला आदित्य उर्फ सूरज 21 पुत्र हरि प्रसाद गौड़ रविवार की रात करीब 10:30 बजे से गायब था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। परिजन उसकी तलाश कर ही रहे थे। सोमवार की सुबह गांव के करीब 150 मीटर दूर खेत में उसका शव बरामद किया गया। आपको वही बता दें कि हत्या बेरहमी से करने वाले अभी तक पकड़ से दूर है और पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस प्रशासन बॉडी को लेकर पंचनामा करा के मोर्चरी में भेज दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया जाएगा। पुलिस टीम गठित कर दी गई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई देखा जाए क्या होता है। देवरिया से बालेंद्र मणि त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।